हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है हम न्यूट्रिशन साइंस में देखेंगे, डिजीज के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो पॉइंट है वो बाकी रह गया था न्यूट्रिशन साइंस में। तो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भोज्य पदार्थों को लेकर पूछे जाते हैं कि इसमें जो भी हम भोजन, जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं करूँगी, इसको नहीं खींचूंगी। यहाँ पे हम मेन पॉइंट को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पेप्टिक अल्सर के बारे में हम देखेंगे। और अभी जो हमारा आरडीए क्लास चल रहा था, कल आपको आरडीए पूरा कंप्लीट करवा दूंगी और उसके बाद आपको मिलेंगे सिलाई के पार्ट के बारे में, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो मैं सिलाई का भी क्लास लेके आऊँगी। सिलाई के जो भी पार्ट है, सिलाई मशीन के पार्ट है, जो भी वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे पॉइंट को मैं डिस्कस कराऊंगी। तो आपको अगला जो क्लास मिलेगा वो आरडीए या फिर सिलाई के पार्ट के बारे में हो सकता है। अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकती, बट इन दोनों में से एक क्लास आपको मिलेगी। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? ऐसे भोज्य पदार्थों के रिक्वायरमेंट को लेकर पूछा जाता है कि पेप्टिक अल्सर में कौन से भोज्य पदार्थ हमें देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए, इसमें क्या क्या कमियां आ जाती हैं। जैसे जब पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? अल्सर मीन्स क्या होता है? घाव हो जाता है। हमारे आमाशय और पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों पर घाव होना ही क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। और ये होता किसकी वजह से है? तो आप बताओगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है, जो कि धीरे धीरे हमारे आमाशय की और पक्वाशय की जो श्लेष्मिक झिल्ली है उसको गलाने लग जाती है, जिससे उसमें घाव हो जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है। धीरे धीरे इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि कैंसर तक हो जाते हैं, आंतों में कैंसर तक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मैं बता दूं कि जब पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो वहाँ पर विटामिन सी का अवशोषण नहीं हो पाता है। भोज्य पदार्थों में विटामिन सी का अवशोषण नहीं हो पाता है, विटामिन बी ग्रुप का अवशोषण नहीं हो पाता, अच्छे तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। तो इन सारे पॉइंट को, जो भी मेन पॉइंट है, उसे हमें ध्यान में रखना है। और बाकी तो हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, इसमें क्या लक्षण है इसके, बट यहाँ पे पढ़ते हैं। और किस ब्लड ग्रुप को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ से मतलब एकदम से आपको डीप में जाके पढ़ना, जो एकदम छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसको लर्न करना है यहाँ पे। बाकी और तो सबको पता ही है, क्योंकि हम जब से 12th क्लास से हम पढ़ते चले आते हैं ना होम साइंस में, कि ये डिजीज़ है, कब्ज होता है, पेट से संबंधित क्या कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, सारी बीमारियों को के बारे में हम पढ़े, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियाँ, सारी बीमारियों के बारे में पढ़े होते हैं। बट तब की पढ़ाई कुछ और है, अभी की जो कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कुछ और होती है। तो आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं। हम पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे अल्सर क्या होता है। अल्सर मीन्स क्या होता है? अल्सर मीन्स होता है घाव। और पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर में क्या बताओगे आप? आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में, आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक घाव का होना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? जब हमारे आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव होने लग जाता है तो वही क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। लेकिन ये होता किस वजह से, इसका रीजन भी तो होगा कुछ। तो आप क्या बताओगे? जो हमारे आमाशय से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसी की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? धीरे धीरे ये क्या करता है, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा, फैट की मात्रा, कैलोरी की मात्रा कम होने लगती है, तब ये क्या करता है, जो HCl है, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं जो हम ज़्यादा मदिरा पान कर लें या ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों को खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है,
हमारी जो आमाशयिक रस है जो कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। तब वो क्या करता है, धीरे धीरे हमारे पक्वाशय की, हमारे आमाशय की जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं उसको गलाने लग जाता है, उसको क्या करने लग जाता है, वो गलाने लग जाता है। उसी गलने की वजह से क्या होता है, हमारे आमाशय में और पक्वाशय की जो झिल्लियाँ हैं, श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं, वो गलने लग जाती हैं, उसमें घाव होने लग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यहाँ पे वो ये होता किस वजह से है, तो आप क्या बताओगे, HCl, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये निकलता कहाँ से है, ये हमारे आमाशय से निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशयिक रस कहते हैं। आमाशय से तो ये निकलता है, लेकिन इसका जो मेन स्रोत है जो कि आमाशय में क्या होता है, पेट होता है। पेट हमारे 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली जो परत का नाम है वो क्या है, पहली परत का नाम होता है सेरोसा, जो हमारे पेट के आवरण मतलब एक कवर का काम करती है, ढके रहने का काम करती है। और जो दूसरा काम है, जो दूसरी परत है, उसका क्या नाम है, दूसरी परत का नाम है 2 मांसपेशियों की परत। 2 मांसपेशियों की परत ये दूसरी परत होती है, जिसे हम मध्य परत कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेट से भोजन को छोटी आंत में भेजने का काम करता है। क्या करता है, ये पेट से हमारे भोजन को छोटी आंत में भेजने का काम करता है। और जो तीसरी परत होती है, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, जिसे श्लेष्मा कहते हैं, इसमें क्या होता है, 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से एक कोशिका होती है जिसका नाम है पेरिटल कोशिकाएं। और यही जो पेरिटल कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, HCl को स्रावित करती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, हमारे आमाशय में पाई जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर इसको लिख कर समझते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या होता है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, अल्सर में अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, घाव का होना। अल्सर क्या होता है, घाव होता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, आमाशय एवं पक्वाशय की जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती हैं उनका पाचन आमाशयिक रस द्वारा होने लगता है। और आमाशयिक रस को हम क्या कहते हैं, HCl, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, उसके द्वारा होने लग जाता है, रस के कारण होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और जब पाचन होने लगता है आमाशय और पक्वाशय की झिल्लियों का, श्लेष्मिक झिल्लियों का, तब क्या होता है, आमाशय और पक्वाशय में घाव होने लग जाते हैं, रक्तस्राव होने लग जाता है। और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि जो है हमारे आंतों में क्या हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और इसके टाइप कितने होते हैं, तो इसके 2 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं, आमाशयिक पेप्टिक अल्सर, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। और दूसरा क्या होता है, पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर इसे कहते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो HCl है इसे हम आमाशयिक रस कहते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये स्रावित कहाँ से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा पेट है, जो हमारा आमाशय है ना, आमाशय क्या है, आमाशय को हम क्या कहते हैं, आमाशय को ही हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं ना। ये पेट हो गया। हमारा जो पेट है ये कैसा होता है, तो आप बताओगे कि खरबूजे के खोखले भाग की तरह होता है हमारा पेट। इसमें क्या है, 3 परत से मिलकर हमारा पेट बना हुआ होता है। कभी भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट भी आप लोगों को समझा रही हूँ। जो आमाशय है, हमारा पेट है, ये कितने परत से मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे, ये 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। पहली जो परत है उसका क्या नाम होता है, सेरोसा। क्या नाम है इसका, सेरोसा नाम है। और ये क्या कार्य करती है, ये हमारे पेट को आवरण देने का कार्य करती है, ये ढकने का काम करती है, कवर का काम करती है। कौन, तो आप बताओगे जो है सेरोसा जो परत है पेट की, 3 जो हमारा पेट है, जो हमारा आमाशय है, 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सेरोसा, और जो दूसरी परत है उसे हम क्या कहते हैं, 2 मांसपेशियों की परत। इसे हम क्या कहते हैं, 2 मांसपेशियों की परत।
दो मांसपेशियों की परत है। इसमें क्या होता है तो आप बताओगे कि इसका क्या कार्य होता है। जो दूसरी परत होती है इसे मध्य परत कहते हैं। इसका काम क्या है तो आप बताओगे कि ये जो परतें हैं जो पेट से भोजन को छोटी आंत में भेजने का काम करती हैं। ये परतें क्या करती हैं, ये परतें हमारे पेट से भोजन को छोटी आंत में भेजने का काम कौन करती हैं, दो मांसपेशियों की परत, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। और जो तीसरी परत होती है ये क्या होती है, हमारे पेट की जो तीसरी परत होती है इसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा या श्लेष्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा या फिर श्लेष्मा। म्यूकोसा या श्लेष्मा होता है। और यहीं से यहाँ जो तीसरी परत है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आंतरिक परत कहते हैं। अंदर की परत, हमारे पेट के अमाशय के अंदर की परत को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा या फिर श्लेष्मा कहते हैं। यहाँ से 3 तरह की कोशिकाएं निकली हुई होती हैं, ये भी जान लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक परत कहते हैं। और यहाँ से भी आपको 3 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। जो पहली कोशिका का नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, पैरिटल कोशिका, पैरिटल कहते हैं, पैरिटल कोशिका। और जो दूसरी कोशिका है उसे हम क्या कहते हैं, जी कोशिका। और जो तीसरी कोशिका है उसका नाम है एपिथेलियम कोशिका, एपिथेलियल कोशिका। ये 3 कोशिका निकली होती है। म्यूकोसा जिसे हम आंतरिक परत कहते हैं, और जो हमारा HCl निकलता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है तो आप बताओगे कि पैरेटल कोशिकाओं से। जो पहली कोशिका है जिसे हम पैरेटल कोशिका कहते हैं, यहीं से स्रावित होता है क्या, जो पैरेटल कोशिकाएं हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को उत्पन्न करती हैं। अब समझ में आ गया होगा कि जो HCl जो आमाशयिक रस है वो कहाँ से निकलता है, किस कोशिका से निकलता है, कौन सी कोशिका उसे उत्पन्न करती है। तो आप क्या बताओगे, म्यूकोसा जो आंतरिक परत है, म्यूकोसा में भी 3 कोशिकाएं होती हैं। जो पहली कोशिका है पैरेटल कोशिका है, वहीं से HCl का निर्माण होता है, HCl उत्पन्न होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि HCl बनता कहाँ से है, जिसे हम आमाशयिक रस कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि हमारे आमाशय और पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों को धीरे धीरे गलाने लग जाती है, और जिससे हमारे आमाशय और पक्वाशय में घाव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब हम समझेंगे इसके दोनों टाइप को, कि ये जो दोनों टाइप हम देख रहे थे ये क्या है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये पॉइंट भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, जिससे आप लोगों का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम पहला जो हमारा पॉइंट है, आमाशयिक पेप्टिक अल्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है ये क्या है, पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। इस बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाते हैं, ले लेते हैं, पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आमाशयिक पेप्टिक अल्सर क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में हम देखेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है तो आप इसमें क्या बताओगे, आमाशय की ऊपरी दीवारों पर जो पाइलोरिक भाग के आसपास होता है, ये कहाँ पर होता है, जो पेप्टिक अल्सर है, आमाशयिक पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक जो पेप्टिक अल्सर है, ये कहाँ पे होता है तो आप क्या बताओगे, ये होता है आमाशय की ऊपरी दीवारों पर, आमाशय की ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास, दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन पॉइंट हमें जो लर्न करना है, जो हमें याद रखना है वो क्या है, इसमें HCl का स्रावण एक निश्चित सीमा के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें HCl का स्रावण निश्चित सीमा के अंदर होता है।
मतलब आप इसमें बताओगे जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, तो आमाशय की ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट है वो क्या है, इसमें जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका श्रवण बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता है, एक निश्चित सीमा के अंदर होता है, निश्चित मात्रा में होता है। इसको हम कह सकते हैं जो इसमें जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, इसमें जो HCl का श्रवण होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है और ना ही बहुत कम मात्रा में होता है, एक निश्चित मात्रा में, एक सीमा के अंदर HCl का श्रवण होता है। और ये होता कहाँ है, तो आमाशय की ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस करना वो क्या है, पक्वासिक पेप्टिक अल्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, पक्वासिक पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है, जो पक्वासिक पेप्टिक अल्सर है ये क्या होता है, ये गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। कब होता है जो पक्वासिक पेप्टिक अल्सर है, कब बताओगे आप होता है, तो आप बताओगे गर्मी के दिनों में, चाहे वो प्रोटीन की कमी की वजह से हो या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि मसालों के अधिकतम उपयोग की वजह से हो, या फिर खाने को जो हमारा भोजन है, भोजन का जो टाइम है, हम भोजन को टाइम से नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से होता है। और ये किस में देखा जाता है ज़्यादातर, तो आप बताओगे किसान और मजदूरों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्या देखा जाता है, पक्वासिक पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। फिर से हम देख लेते हैं जो पक्वासिक पेप्टिक अल्सर है ये क्या होता है, तो आप बताओगे यह पक्वाशय में होता है। ये कहाँ होता है, पक्वाशय में होता है। और ये होता कब है, तो आप क्या बताओगे, गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब इसका रीज़न हो सकता है कि प्रोटीन की कम मात्रा लेना, फैट की कम मात्रा लेना, या फिर हम एक तरीके से कह देते हैं मसालों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम अपना भोजन नहीं लेना। जैसे हमें जब भोजन लेना हो हमें एक फिक्स टाइम बना देना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम 8 से 9 के बीच में हम कर रहे ब्रेकफास्ट, तो हमें इतने टाइम के अंदर में हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और हमारा जो लंच का टाइम है 1 से 2 या 2 से 3, या फिर जिसका जैसे काम हो उस हिसाब से वो अपना टाइम फिक्स करता है। जो फिक्स टाइम है हमारा, उसके अंदर हमें भोजन को इंटेक कर लेना चाहिए, उससे हमारी बॉडी अच्छी रहती। बट जो होते हैं मजदूर और किसान लोग होते हैं, उसमें क्यों देखने को मिलता है पक्वासिक पेप्टिक अल्सर, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपना भोजन ले नहीं पाते और गर्मी की वजह से गर्मी के मौसम में ही ये ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। और ये किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे ये देखने को मिलेगा मजदूर और किसान लोगों में देखने को मिलेगा। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कम मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तब भी हो सकता है, हम कम मात्रा में फैट को ले रहे हैं तब भी हो सकता है, हम ज़्यादा मात्रा में मसालों को यूज कर रहे हैं तब भी हो सकता है, और क्या कर रहे हैं हम टाइम टू टाइम भोजन को इंटेक नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकता है। तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जितने पॉइंट को मैंने यहाँ पे बताया। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसको। और ये होता किसमें है, तो आप क्या बताओगे, किसान और मजदूरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आ जाते हैं अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है, बट मैं लिख दे रही हूँ। फिर से देख लेते हैं, पक्वासिक पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पक्वाशय में होता है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है ये। और किस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप क्या बताओगे, किसान और मजदूर में देखने को मिलता है। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो आप बताओगे कि टाइम से भोजन नहीं लेना, ज़्यादा मसालों का यूज करना, ये हो सकते हैं इसके रीज़न। अब हम देखेंगे अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट है, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अभी मैं फिर से बताऊंगी यहाँ पे, बट फिर से मैं बता दे रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या है, जो पेप्टिक अल्सर होता है इसमें क्या होता है, विटामिन बी समूह और सी, विटामिन बी समूह और सी का अवशोषण ठीक
तरह से नहीं होता है, किसमें, पेप्टिक अल्सर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप फिर से लिख लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए आप क्या होता है पेप्टिक अल्सर में। आप बताओगे कि विटामिन बी समूह और विटामिन सी का अवशोषण नहीं होता है, जिससे जो विटामिन बी की कमी से रोग होते हैं, जो विटामिन सी की कमी से रोग होते हैं, वो भी उसके भी लक्षण दिखने लग जाते हैं, किसमें, पेप्टिक अल्सर में। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है, वो क्या है, लौह लवण का भी अवशोषण नहीं होता है पेप्टिक अल्सर में, जिससे यहाँ पे क्या होता है, एनीमिया होने का भी डर रहता है। बट अभी मैं लास्ट में भी बताऊंगी, स्टार्टिंग में बता रही हूँ, बीच बीच में भी बताती चलूंगी, ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आपके माइंड में ये सेट भी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण होते हैं पेप्टिक अल्सर के, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हो गया। तो पहला जो पॉइंट है इसमें क्या हम बताएंगे, हम बोलेंगे इसमें हम बताएंगे कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर में। जो पहला सिम्टम्स है वो होता है पेट में असहनीय दर्द होना। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द होता कब है, जब हम भोजन को इंटेक कर लेते हैं। भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, पेप्टिक अल्सर हो गया है। उसका सिम्टम्स है, पहला सिम्टम्स है। क्या बताओगे आप, पहले लक्षण में क्या लिखोगे आप, तो आप बताओगे कि पेट में असहनीय दर्द का होना, और ये दर्द होता कब है, भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद। क्या होता है पेप्टिक अल्सर में, कैसे कैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो आप क्या बताओगे, पहला जो लक्षण है पेट में असहनीय दर्द होना, जब हम भोजन करने के उपरांत 2 से 3 घंटे के बाद हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, ये पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है इसका, तो दूसरे लक्षण की हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, आंतों में लौह लवण का, लौह तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है। जब हमारे आंतों में लौह तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो लौह लवण की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाता है। तो जब हमारे शरीर में, हमारे आंतों में क्या होता है, लौह लवण का अवशोषण ही नहीं होता है, तब क्या होगा, हमारी बॉडी में एनीमिया के भी लक्षण देखने को मिलने लग जाएंगे। दूसरा सिम्टम्स है इसका, आप क्या बताओगे, आंतों में लौह तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से असर्शन और रीजन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके ऑप्शन वाइज में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्या होता है पेप्टिक अल्सर में, आंतों में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि आंतों में लौह तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। आंतों में लौह तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, जिससे एनीमिया के लक्षण या रक्त अल्पता रोग हो जाता है, जिससे रक्त अल्पता रोग भी हो जाता है। ये दूसरा इसका लक्षण है, दूसरा सिम्टम्स है। क्या बताओगे आप, जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर होने पर हमारे आंतों में लौह तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, जिससे एनीमिया के भी लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं, और व्यक्ति एनीमिया से भी ग्रसित हो जाता है, रक्त अल्पता भी उसको हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा क्या है, अगला क्या है, वजन घटने लग जाता है। क्या होता है, वजन पर भी इफेक्ट पड़ता है, हमारा जो वेट है वो क्या होता है, लॉस होने लग जाता है, हमारे वेट में भी कमी आने लग जाती है, हमारा वजन भी क्या होता है, वजन घटने लगता है। ये इसका तीसरा लक्षण है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्या बताओगे आप, जब भी किसी को पेप्टिक अल्सर होता है तो भोजन के 2 से 3 घंटे के उपरांत पेट में असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगला क्या है, हमारे आंतों में जो विटामिन सी है, सी की बात छोड़ा, अभी यहाँ पे हम बात करें लौह लवण की, लौह तत्वों का अवशोषण भी नहीं हो पाता है, जिससे एनीमिया के लक्षण दिखने लग जाते हैं, हमारा वजन भी कम होने लग जाता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अगला पॉइंट क्या है,
ये सब क्या है, तो आप बताओगे कि ये है पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स, पेप्टिक अल्सर के लक्षण हैं। अगला क्या है, रोगी में रोगों से लड़ने की क्षमता भी लॉस होने लग जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता का ह्रास होने लग जाता है और अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। अगला लक्षण जो हमारा चौथा लक्षण है क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। रोगों से हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में रक्त नहीं बनेगा, रक्त की कमी हो जाएगी, उससे हमारा वेट घटने लग जाता है, तो क्या होगा, जब हमारे शरीर में कुछ जाएगा नहीं, हमारे शरीर में किसी चीज़ का अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो बॉडी है वो क्या होगा, जो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी कम होने लगेगी अपने आप, तो जिससे हमारा बॉडी क्या होगा, अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लग जाएगा। अगला क्या है, और इसके जो सामान्य से लक्षण होते हैं सारी बीमारियों में हम देखते हैं, चक्कर का आना, उल्टी होना, ये सारे जो है ये क्या है, सामान्य सिम्टम्स है। अगला क्या है, खाने के बाद पेट फूलने जैसा, डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छे से कार्य नहीं करता, जब भी पेप्टिक अल्सर होता है तो डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा पेट एकदम भरा हुआ है, हमारा पेट भरा भरा सा फूला हुआ सा हम फील करने लग जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर का ये भी लक्षण कहा जाता है। और अगला क्या है, रोगी कमजोर हो जाता है, जब सारी प्रॉब्लम्स है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रोगी कमजोर का अनुभव करेगा, कमजोर हो जाएगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख कर समझ लेते हैं क्या होगा। अगला जो लक्षण है इसका क्या होगा, मानसिक तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर बढ़ता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, उसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन है, उसे टेंशन है, तनाव है, भय है, उसे किसी चीज़ से डर है, तो उसमें क्या होगा, पेप्टिक अल्सर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो क्या होता है, खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा महसूस होता है, खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा लगता है। ये क्या है, इसके लक्षण है। और इसके लक्षण क्या है, तो आप बताओगे इसमें क्या होता है, उल्टी का आना, जी मिचलाना, चक्कर का आना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। रोगी कमज़ोर फील करता है, जब उसके बॉडी में कुछ नहीं रहेगा तो कोई भी वो उसमें क्या होगा, कमजोरी का अनुभव होने लग जाएगा। अगला जो पॉइंट है, हम अब इसके कारण के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कारण क्या हैं, पेप्टिक अल्सर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। अगर कभी भी लक्षण में दिया रहे, चाहे वो सेशन और रीजन का क्वेश्चन पूछा जाए या ऑप्शन वाइज आपको करेक्ट करने के लिए पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, जो पेप्टिक अल्सर है उसमें पेट में दर्द होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इसमें लौह लवण का अवशोषण ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिससे अनीमिया के भी लक्षण दिखने लग जाते हैं। रोगी कमजोरी का अनुभव करने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, उसका उल्टी आना, चक्कर आना, ये सारे प्रॉब्लम्स उसे देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भय है, उसे डरा हुआ है या फिर उसे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, किसी चीज़ को लेकर वो चिंतित है, तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको ये एक नॉर्मल सी बात है और ये आपको सुनकर भी आपके माइंड में सेट हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे अब लक्षण में हम देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आ जाते हैं, बात करते हैं लक्षण के बारे में। फिर हम बात करेंगे भोजन के रिक्वायरमेंट के बारे में, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं अल्सर के लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कारण में क्या देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे वंशानुक्रम क्या होता है। पहला जो है वंशानुक्रम,
इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपके किसी के फैमिली में, किसी के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, किसी भी सदस्य में अगर पेप्टिक अल्सर है तो उसके बच्चे में जाने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये कैसा रोग है, तो आप बताओगे ये हेरिडिटी रोग है, ये वंशानुक्रम का रोग है, वंशागत जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जनरेशन में देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वंशानुक्रम है। मतलब किसी के दादी दादा में, चाची चाचा में, नानी नाना में अगर माँ बाप में ये प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे में भी इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स देखने को हमें मिल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो दूसरा पॉइंट है हमारा रक्त समूह। रक्त समूह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किस ब्लड ग्रुप को ज़्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे, रक्त समूह में हम देखेंगे ओ ब्लड ग्रुप वालों को, वो समूह के लोगों को क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, हमारा जो रक्त का समूह है, ओ ग्रुप वाले क्या करेंगे, वो ग्रुप वाले में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है क्या, तो आप बताओगे पेप्टिक अल्सर। वैज्ञानिक के शोध के अनुसंधान के अनुसार ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो पेप्टिक अल्सर है अधिकांशतः किसमें होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ब्लड ग्रुप ओ वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर। अगला जो पॉइंट हम बात करेंगे, उपवास। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट है उपवास। उपवास में क्या करते हैं, जब हम लंबे टाइम तक उपवास रखते हैं तब क्या होता है, हमारे जो बॉडी में जो आमाशयिक रस है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो तो निकलता जाएगा। जब हमारे बॉडी में हम बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, उपवास करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, धीरे धीरे आकर हमारे आमाशय और पक्वाशय के जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती है उसे पचाने का काम करने लगता है, मतलब उसे ही गलाने लग जाता है। जो हमारे बॉडी में प्रोटीन, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो जो HCl का कार्य है, उसका कार्य है पचाने का, तो पचाने का कार्य करेगा, चाहे जिसको पचा ले वो, है ना। जो HCl है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हम लकड़ी को चबा जाएं तो लकड़ी को भी पचा देगा। ये क्या, HCl। तो क्या करता है, HCl जब अच्छी मात्रा में हमारी बॉडी में भोज्य पदार्थ नहीं पहुँचते हैं तो HCl निकलता रहता है, चलता रहता है, वो उसका काम है पचाने का। तो क्या करता है, वो धीरे धीरे आकर हमारे आमाशय और पक्वाशय की जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं उसको पचाने का काम करने लगता है, उसी को पचाने लगता है। तो क्या होता है, हमारे आमाशय और पक्वाशय में घाव होने लग जाते हैं। यही रीजन है, क्या होता है, हम पेप्टिक अल्सर के मरीज हो जाते हैं। जब व्यक्ति अधिक टाइम तक व्रत उपवास करता है तो पेट तो खाली ही रहता है ना, तो क्या होगा, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या, उसका क्या कार्य हो जाता है, क्या करने लग जाता है, वो पक्वाशय और आमाशय के जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ उसे ही पचाने और गलाने लग जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा उपवास में कैसे क्या होता है। अगला जो पॉइंट हमें देखना है, मसाले एवं सुगंधित युक्त भोज्य पदार्थ। अत्यधिक मसालों के सेवन से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अत्यधिक मसालों का प्रयोग, अत्यधिक मसालों का प्रयोग, तो आप क्या बताओगे, अत्यधिक मसालों का, अगर हम ज़्यादा मात्रा में मसालों को यूज करते हैं तो HCl ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। और क्या होता है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में मसालों का यूज करते हैं तो HCl ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, तो क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। अत्यधिक मिर्च, मसाले तथा सुगंधित भोजन सेवन से आमाशयिक रस का स्रावण कुछ बढ़ जाता है। और क्या होता है, यदि लंबे समय तक इसी प्रकार से हम भोजन ग्रहण किए जाए तो कुछ समय बाद पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यही रीजन है पेप्टिक अल्सर होने का। क्या होगा, अगर हम ज़्यादा मात्रा में मीट मसालों का यूज कर रहे हैं, सुगंधित पदार्थ को खा रहे हैं, तो वो क्या करता है, पेट में जाकर आमाशयिक रस को, जो आमाशयिक रस का स्राव है उसको, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। और अगर हम कंटिन्यू ऐसे करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम पेप्टिक अल्सर के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में पेप्टिक अल्सर जो HCl स्रावित होगा तो ज़्यादा मात्रा में क्रिया करेगा, ज़्यादा मात्रा में भोजन को पचाने का काम करेगा। और जब भोजन को पचाने का काम करेगा तो धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, जब पेट खाली होता है तो क्या करने लग जाता है, उसका दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब आमाशय और पक्वाशय की दीवारों को, झिल्लियों को ही पचाने लग जाता है। तो जिससे हम क्या होते हैं, पेप्टिक अल्सर से
ग्रसित हो जाते हैं। अगला क्या होता है, धूम्रपान। पांचवा पॉइंट क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर, पेट में जाकर HCl के श्रावण को बढ़ा देते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर के शिकार हो जाते हैं। अगला क्या होता है, मैंने बताया आपको, मानसिक तनाव। अगला पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव या भय। मानसिक तनाव या भय से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ से डर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर से धीरे धीरे हम ग्रसित हो जाते हैं और हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अगला क्या होता है, पेय पदार्थों के सेवन से। पेय पदार्थों के सेवन से, ये सारे पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट है पेप्टिक अल्सर होने के कारण है। और क्या होता है, अभी हमें और कारण को देखने हैं जो कि मेन है। अब जो कारण हम देखने चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। अब जो हम कारण देखेंगे इसको हमें ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कारण होते हैं, अगला जो कारण है वो क्या होता है, कम प्रोटीन एवं वसा के सेवन से। क्या होता है, अगला जो 9वां पॉइंट है वो क्या है, कम प्रोटीन व वसा के सेवन से। अब इससे कैसे होता है, ये भी एक लक्षण है, ये भी एक कारण है पेप्टिक अल्सर होने का। जब हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है और पर्याप्त मात्रा में फैट होता है, तो क्या होता है, जो वसा है इसका क्या काम करता है, ये वसा क्या काम करता है, वसा HCl के स्रावण को रोकता है। यदि अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में क्या है, अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फैट है, तो क्या होगा, जो आमाशयिक रस के स्रावण को घटा देता है, मतलब HCl के स्रावण को घटाने का काम करता है। कौन, तो आप बताओगे, फैट। और जब हम कम मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं और कम मात्रा में फैट ले रहे हैं, तो क्या होगा, जो उसका श्रावण है उसे दबाने का या उसे रोकने का कोई काम ही नहीं कर सकता। तो आप क्या बताओगे, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा, और प्रोटीन को पचाने में भी क्या होता है, HCl का काम होता है। तो जब हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फैट होता है और प्रोटीन होता है, तब HCl का जो स्राव है वो भी कम होता है। क्यों कम होता है, तो आप बताओगे, क्योंकि जो फैट है ये काम क्या करता है, ये आमाशयिक रस को दबाने का काम करता है, कम करने का काम करता है। और जब हमारी बॉडी में फैट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा घट जाती है, तब क्या होता है, हमें पेप्टिक अल्सर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो आमाशयिक रस का श्रवण है उसे दबाने का काम कौन करता है, फैट करता है। और जब वही नहीं रहता है तो जो आमाशयिक रस है उसका श्रवण बढ़ जाता है। तो ये रीजन है, आपको समझ में आ गया। प्रोटीन का पाचन भी आमाशय में होता है, इसे पचाने हो तो अत्यधिक मात्रा में आमाशयिक रस लगता है। तो आप क्या बताओगे, जो प्रोटीन है इसका क्या होता है, जो प्रोटीन का पाचन है ये भी आमाशय में होता है, और प्रोटीन को पचाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, आमाशयिक रस की आवश्यकता होती है। तब जब हमारी बॉडी में दोनों पर्याप्त मात्रा में होंगे, तब जो आमाशयिक रस है वो ज़्यादा मात्रा में स्रावित नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारी बॉडी में कम प्रोटीन और कम वसा है, हम भोजन में ले रहे हैं, तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या देखना है हमें, अगला पॉइंट देखना है रक्त परिसंचरण संस्थान में गड़बड़ियां और म्यूसिन की कमी के कारण। ये दो पॉइंट हमें देखने हैं। क्या देखना है हमें, म्यूसिन की कमी के कारण। 10वां पॉइंट क्या देखना है, म्यूसिन की कमी के कारण। हम इसके लास्ट कारण को देख लेते हैं, उसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे। इसमें भोजन के रिक्वायरमेंट को देखेंगे,
कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट पर हम कल बात करेंगे। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है कारण में हम देख लेते हैं म्यूसिन की कमी के कारण क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पहले तो हम बात करते हैं म्यूसिन क्या है। आमाशय की दीवारें म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है। जो हमारे आमाशय, हमारा जो पेट है, उसकी दीवारें किसकी बनी होती है, म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं और ये म्यूसिन स्रावित करती हैं। जो म्यूसिन है ये कौन सी स्रावित करती है, म्यूकोप्रोटीन। आमाशय की दीवारें म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं जो कि म्यूसिन स्रावित करती हैं। और ये म्यूसिन क्या करता है, तो आप क्या बताओगे, ये जो म्यूसिन है वो आमाशय की दीवारों पर रक्षात्मक कार्य करता है। आमाशय की दीवारों की रक्षा कौन करता है, म्यूसिन प्रोटीन करता है, म्यूकोप्रोटीन करता है जो कि म्यूसिन स्रावित करता है। और जब हमारे बॉडी में क्या होता है और क्या करता है, ये HCl के प्रभाव को भी रोकता है। फिर से देख लेते हैं इसको हम, म्यूसिन की कमी के कारण कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे, आमाशय की दीवारें म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई होती है जो कि म्यूसिन को स्रावित करती है। और ये म्यूसिन क्या करता है, आमाशय पर एक कवर का काम करता है, एक रक्षात्मक सुरक्षा कवच का काम करता है। और क्या करता है, HCl के प्रभाव को भी रोकता है। कौन, तो आप क्या बताओगे, म्यूसिन। बट जब हमारी बॉडी में म्यूसिन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, जो HCl का प्रभाव है वो कहाँ पर चला जाता है, आमाशय पर चला जाता है। और वो आमाशय पर क्रिया करने लगता है, आमाशय की श्लेष्म झिल्लियों को गलाने लग जाता है, पचाने लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट था आज का। अब कल की क्लास में हम इसके आगे के पॉइंट को देखेंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा करना है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही हो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो थैंक यू।